Hello cuties, welcome back to my channel Learn with Sanya. I hope you are doing well. और आपने मेरा पिछला दो लेक्चर जो कि था विलेज ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का दो लेक्चर आपने देख लिया होगा। और आज हम थर्ड लेक्चर पे हैं और आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आप सब अगर लेक्चर नंबर 3 अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें, तभी आप लेक्चर 3 देखें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लेक्चर नंबर 2 का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, मुझे पता है मैंने नोट्स नहीं भेजा है, लेकिन मैं जल्दी ही शेयर कर दूँगी, आज शेयर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेक्चर 2 का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, जो कि चार थे, जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। और आज हम फार्मिंग इन पालमपुर, यानी अब हम देखेंगे कि पालमपुर में फार्मिंग होती कैसे है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला टॉपिक लैंड इज फिक्स्ड। हमने पढ़ा था कि 4 फैक्टर्स होते हैं किसी प्रोडक्शन को करने के लिए, किसी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए हमें 4 फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से हमें 3 फैक्टर के बारे में पढ़ना है, जो कि है लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। तो अभी हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। तो लैंड इज़ फिक्स्ड। अब हमें पता है कि लैंड जो है वो फिक्स्ड ही रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि दिन पर दिन ज़मीनें बढ़ते जाएंगी, तो ऐसा पॉपुलेशन बढ़ सकती है, लेकिन लैंड तो उतना ही रहेगा। इसीलिए तो ये एक टॉपिक है कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है, और कैसे क्या है वो अब हम जानते हैं। अब हमें पता है कि पालमपुर में जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी ज़्यादातर लोग पालमपुर में फार्मिंग ही करते हैं, ठीक है। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में फार्मिंग। 75% पीपल हैं जो कि फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके जीवन यापन के लिए 75% पीपल फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मर्स ही हो, वो फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि देखो, प्रोडक्शन तो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। फार्म प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड। अब हमें पता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, लेकिन हमें पता है कि लैंड जो एरिया है, जो एक एरिया है कल्टीवेशन के लिए, जो ज़मीन जो कल्टीवेशन के लिए दिया गया है, लेकिन वो तो फिक्स्ड है ना, उसको बढ़ा तो नहीं सकते ना। 1960 में 1960 में पालमपुर में 1960 में एक्सपेंशन हुआ लैंड का कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। क्या किया गया कि जो वेस्ट लैंड होता है ना, विलेज में कुछ वेस्ट लैंड थे, उनको कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वेस्ट लैंड को भी कल्टीवेबल लैंड में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो अब तो कोई कुछ बचा ही नहीं। अब किसको कन्वर्ट करेंगे? अगर चाहे तो नहीं कर सकते ना। तो अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं कि हम कैसे न्यू लैंड कल्टीवेशन में नए लैंड को कैसे लाया जाए। नहीं बढ़ा सकते अब नया लैंड, ठीक है। तो यही है कि इसका ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लोग हैं, लेकिन लैंड जो है वो फिक्स है। अब हम कुछ भी कर ले, लैंड अब बढ़ नहीं सकता। अब देखो, एक विलेज होता है तो उसमें कल्टीवेबल लैंड भी चाहिए, रहने के लिए भी जगह चाहिए। तो जितना लैंड, अब कुछ लैंड रहने के लिए ले लिया लो, अब कल्टीवेशन के लिए, अब
ज़्यादा लैंड नहीं बचा हुआ है, वो तो फिक्स ही है ना। तो इसलिए उसको अगर 1960 में वेस्ट लैंड को ही कन्वर्ट कर दिया गया कल्टिवेबल लैंड में, तो अब कुछ बचा नहीं। तो अब हम इसका अब देखें कि पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, तो लैंड तो है नहीं, तो अब क्या क्या करें कि एक ही जितना लैंड है, जितना ज़मीन है, उतना ही पे अगर हम चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। तो पहला है कि पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी अगर हम फैसिलिटी देखें पालमपुर का, जैसे इरिगेशन का इतना अच्छा फैसिलिटी है, तो ये सब देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो पालमपुर है ना, वो वेस्ट जो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसका वेस्टर्न पार्ट के तरह है। ठीक है, जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट में जैसे फार्मिंग होता है, वैसे ही पालमपुर में भी है। तो ड्यूरिंग द अब देखो ये जो है ना, ये पूरा ये मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बता रहा है कि कैसे अब देखो इतना सा लैंड है हमारे पास। ठीक है, मान लिया इतना लैंड है हमारे पास और हमें क्रॉप को ग्रो करना है। तो अब देखो इतना लैंड में हमने, अब इतना लैंड है और पॉपुलेशन इतना सारा है, तो इतने से लैंड में तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इतने ही लैंड को हम डिवाइड कर देंगे और ऐसा डिवाइड करेंगे कि इतना ही लैंड में 2 से 3 चीज़ें ग्रो हो जाएं। ठीक है, तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो जैसे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ, यानी इसको रेनी सीजन को हम खरीफ भी बोलते हैं, खरीफ सीजन, खरीफ और रबी सीजन। यानी खरीफ सीजन वो होता है जो जिसको हम लोग रेनी सीजन भी कहते हैं। यानी रेनी सीजन में जो क्रॉप्स को हम वो करते हैं ना, उसमें वो खरीफ सीजन होता है। ठीक है, मतलब देखो ऐसा रेनी सीजन को हम लोग खरीफ बोलते हैं। ठीक है, और विंटर सीजन को हम रबी बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ ग्रो ज्वार एंड बाजरा। यानी खरीफ में, यानी रेनी सीजन के समय में ज्वार और बाजरा को ग्रो किया जाता है, जो कि एक कैटल फीड है। ठीक है, मतलब गाय को खिलाया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब देखो रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा को उगाया जाता है और उसके साथ साथ अक्टूबर और दिसंबर में पोटैटो यानी आलू का कल्टीवेशन किया जाता है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर शोन विथ वीट। यानी विंटर सीजन में, यानी रबी में जो फील्ड है, मतलब विंटर सीजन में किसे उगाया जाता है, गेहूं को। यानी विंटर सीजन में गेहूं को शोन किया जाता है, उसे उगाया जाता है। मतलब फील्ड में पूरी जगह गेहूं को उगाया जाता है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया डिवोटेड टू सुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। यानी जो एक लैंड है, एक ज़मीन का एक हिस्सा है जिसको शुगर केन को उगाया जाता है, क्योंकि शुगर केन जो है वो साल में एक ही बार हार्वेस्ट किया जाता है। तो एक लैंड उसको दे दिया जाता है जिसमें शुगर केन उगाया जाता है। और जो वीट, मतलब पालमपुर में जितना अगर वीट, अब देखो प्रोडक्शन हो रहा है इतना सारा, तो कुछ वीट मतलब कुछ गेहूं अपने पास रख लेता है किसान, और अगर बच जाता है तो मार्केट में सेल किया जाता है। तो सरप्लस वीट अगर बच गया जो है, वो बचा हुआ जो वीट है वो रायगंज के मार्केट में बेचा जाता है। शुगर केन इन रॉ फॉर्म और इन जैगरी सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। यानी जो शुगर केन है वो रॉ फॉर्म में और या फिर जैगरी के फॉर्म में शाहपुर के ट्रेडर से बेचा जाता है। ठीक है,
दिस इज डन ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। यानी यहाँ पे पालमपुर में ये सब मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन बहुत अच्छा है। हमें पता है कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इरिगेशन अगर अच्छा है तो ये सब हो सकता है, मल्टीपल क्रॉपिंग हो सकता है, इसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर एक लैंड में हम एक से ज़्यादा या 1, 2 या 3 क्रॉप अगर हम ग्रो करते हैं तो उससे हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। और ये सब अच्छा इरिगेशन सिस्टम होगा तभी हम कर सकते हैं। और हमें पता है कि अब ट्यूबवेल के माध्यम से हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो पालमपुर में ट्यूबवेल का बहुत अच्छा कनेक्शन है, अच्छा चीज़ है, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे इरिगेशन बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मल्टीपल क्रॉपिंग भी हो जाता है। द अदर मेथड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड्स। यानी अब यील्ड क्या होता है, अगर हम एक लैंड है उस पर हम पर हेक्टेयर, ठीक है, मतलब जैसे हम लैंड को है ना, जैसे गांव में है ना बिगहा और हुंता ऐसे करके नापा जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा यूनिट है हेक्टेयर किसी लैंड को नापने का। तो अब 1 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर मतलब समझो अगर एक स्क्वायर है उसका साइड, एक स्क्वायर है उसका साइड जो है ना, ये साइड वो 10 है, नहीं 100 मीटर आई थिंक, और 10 या 100 मीटर है, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, ठीक है। मैं अगले लेक्चर में बता दूंगी। मतलब एक साइड होना चाहिए और उसका अगर हम एरिया निकालें तो उसके इक्वल 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। मैं ये कन्फ्यूज़न आपको अगले क्लास में बता दूंगी, सॉरी उसके लिए, ठीक है। मतलब उस 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन होता है वो उसको हम यील्ड कहते हैं, ठीक है। तो हम मॉडर्न मेथड यूज़ करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग ट्रेडिशनल सीड यूज़ करते हैं ना, तो उसके जगह हम HYV सीड्स यूज़ करते हैं, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी, यही है, हाँ। क्योंकि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 1960 में, जिसमें इंडियन फार्मर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया कि कैसे राइस और वीट को हम HYV सीड्स के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। देखो, ठीक है। अब HYV सीड्स नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर बेस्ट प्रोडक्शन। अब हमें पता है कि गांव में तो वो गोबर, काऊ डंग का यूज़ होता है, गोबर का यूज़ होता है एज ए पेस्टिसाइड्स, लेकिन और फर्टिलाइजर्स वो पहले यूज़ हुआ करता था, ठीक है, मतलब गाय का गोबर ही यूज़ होता था। लेकिन अब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें HYV सीड्स के साथ HYV सीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए और केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ताकि अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन हो सके। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर फर्स्ट टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। यानी जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं ना, किसान हैं, उनको सबसे पहले ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करना सिखाया गया, ठीक है। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट grown from traditional varieties was 1300 kg per hectare. With HYV seeds the yield went up to 3200 kg per hectare। यानी पालमपुर में जो वीट का, अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से देखें, जब वीट को उगाया जाता था तो 1300 पर केजी यानी 1300 केजी पर हेक्टेयर ग्रोन होता था, ठीक है। यानी 1 हेक्टेयर में 1300 केजी गेहूं निकलता था। लेकिन HYV सीड्स के माध्यम से 1 हेक्टेयर में 3200 यानी 3200 केजी का 3200 केजी वीट ग्रोन होता है। अब हम जानेंगे कि अब
लैंड पे इतना सारा केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं, तो इतना सारा यूज़ करने के बाद हम देखेंगे कि आखिर उस पर इस लैंड पे असर क्या हो रहा है, क्योंकि इतना कुछ ज़मीन पे जा रहा है तो आखिर उसका असर क्या हो रहा है। ठीक है, तो लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। क्या लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो हमें पता है। मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस, यानी इतना ज़्यादा यूज़ करने से, इतना ज़्यादा यूज़ हम कर रहे हैं मॉडर्न साइंटिफिक मेथड कि उससे नेचुरल रिसोर्स बेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यानी लैंड जो है बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ किया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है। इन मैनी ईयर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन is associated with loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत साल तक हुआ तो उससे ये हुआ कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगा, सॉइल फर्टिलिटी जाने लगा, कम होने लगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ही केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होने लगा। ठीक है, कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर for tube well irrigation has reduced the water table below the ground। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को अगर ट्यूबवेल इरिगेशन के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ज़मीन के अंदर की ज़मीन जो पानी का लेवल है ना ज़मीन के अंदर का, वो कम होते जा रहा है, इसमें भी बहुत कमी आते आ जा रही है। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स। हमें पता है कि जो नेचुरल रिसोर्स है, सॉइल इन्वायरमेंटल रिसोर्स है, सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ये सब है, वो बनने में बहुत सालें लगती हैं, ऐसे ही बन नहीं जाता है, उनको बनने में बहुत टाइम लगता है। अब पानी का लेवल बढ़ने में बहुत टाइम लगता है और सॉइल फिर से फर्टिलिटी पे आना भी बहुत टाइम लगता है। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर देम, यानी एक बार ये ख़त्म हो गया तो फिर उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक कहानी है, एक स्टोरी है कि पंजाब में फार्मर्स है ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, और जिसकी वजह से पंजाब में सॉइल फर्टिलिटी कम होते जा रही है और हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो और से और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है ना वो ऐसा है कि ज़मीन में अगर हम मतलब पौधों में डालते, क्रॉप्स में डालते ताकि हाई यील्डिंग हो, लेकिन वो सॉइल में नीचे जाके बैक्टीरिया को किल करती है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको किल करती है, मारती है, और ग्राउंड वाटर में भी जाती है और रिवर्स, लेक्स, ये सब में जाती है, जिससे पानी गंदा हो रहा है। ये सब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के नुकसान है। तो बोलते हैं ना, अगर हमें कोई चीज़ मतलब अगर फ़ायदा दे रही है तो वो उसको नुकसान भी दे रही है। और हमें पता है कि इन्वायरमेंटल रिसोर्स बहुत ज़रूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं, अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए हमें इन्वायरमेंट को जितना हो सके उतना बचाना चाहिए, अच्छा से ख्याल रखना चाहिए। और ये तो बस 3 टॉपिक हुए हैं, अभी 4 टॉपिक और हैं इसमें, लेकिन ये अभी कवर नहीं हो सकता उसके, और मैंने बोला था कि 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा होते हुए, इसीलिए जो इसका है ना नेक्स्ट टॉपिक और जो 4 सब टॉपिक्स हैं वो कल आएंगी। ठीक है, और मैं कोशिश कर रही हूँ और अगर मतलब कल आ जानी चाहिए, अगर मतलब कल कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, और संडे को नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नॉन फार्मिंग इन पालमपुर है। ठीक है, तो वो हम कंप्लीट करेंगे, यानी समझो संडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने पिछला लेक्चर 2 लेक्चर नहीं देखा है तो दोनों लेक्चर देखिए, और
ये भी लेक्चर देखिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। और मतलब 4 से 5 दिन में ये जो दिक्कत हो रही है अगर क्वालिटी में, तो वो भी ठीक हो जाएगी 4 से 5 दिन में। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और ठीक है, थैंक यू। आप अभी तक मेरे चैनल इस वीडियो पे बने रहें, और थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा।